Yes, good evening, everyone. Welcome back. Am I audible to all of you? Am I audible, visible to all of you? Let me just quickly write it. Audible and visible. All clear. Okay. So सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में आज अब नेक्स्ट 1 आवर हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे एंड सी दैट पेपर टाइटल देखिए पेपर का दिसंबर 2007 गाइस हम लोग अभी हैं सितंबर 2022 आई बिलीव मोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट जो 2007 का आज के पेपर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ देम माइट बी समवेयर इन देयर क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स अराउंड राइट या फोर्थ थर्ड में होंगे तो सोचिए उस टाइम की प्रैक्टिस कभी सोचा नहीं होगा कि इतना हमने दूर जाना था आज हम दिसंबर 2007 में हैं राइट सो आई एम फीलिंग वेरी इमेंस इमेंस प्लेजर है कि ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ आप भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू नो बिकॉज ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि यूट्यूब में पूरे यूट्यूब में कहीं कहीं पे भी नहीं है इंडीड कोई बुक भी नहीं है इसका राइट सो एनीवे गुड टू सी ऑल ऑफ यू यस आई वाज इन क्लास सेवेंथ हाँ ओके ओके तो आज आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे मुझे ज्वाइन किया था सुबह 11 बजे आप लोगों ने सभी ने बोला कि सर ऐप के सेशन दोबारा से शुरुआत कीजिए ऐप के सेशन शुरुआत कर दिए हैं और ये इस बार का टारगेट है तो मेरे दो टारगेट्स है मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब में बेसिकली वी विल बी सॉल्विंग द यूजीसी नेट के पेपर्स जैसे अभी कर रहे हैं सो दोज हु आर स्टार्टेड फॉलोइंग मी जस्ट टुडे आज से सो ये याद रखिएगा दिसंबर 2007 से लेके नवंबर 2021 तक के सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं एक सेगमेंट यहां छूटा हुआ है दैट इज जुलाई 2019 का पार्ट 2 रहता है बहुत जल्दी कर लेंगे उसको राइट और ऐप पे बायजूस एग्जाम ऐप में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स ले रहा हूं राइट पब्लिक सर्विस कमीशन या पीजीटी टीजीटी तो अपने जितने भी दोस्तों को टीजीटी और पीजीटी के बारे में बताइए कि अमित सर की क्लासेस हैं एंड ये है यूपी एचसी आज से शुरुआत किया था इसके बाद यूपी टीजीटी ले रहा हूं कुछ उसके बाद एचपी एंड ऑल दोस थिंग्स सो आई होप आज का सेशन कैसा था पहली बार देख पा रहे हैं अच्छा लग रहा है ओके गुड मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे लाइव कैच किया आज का सेशन देखा था सभी ने तो एक क्वेश्चन ये नहीं है कि मैंने ये किया हुआ है ये सर ये पेपर मेरे पास है मुझे पता है सारे के सारे क्वेश्चंस फैंटास्टिक बिंगो अगर आपके पास ये ऑलरेडी है पॉइंट क्या था जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है उसके आजू बाजू में राइट देखो समझने की कोशिश करो एक डॉक्टर क्या करता है जब जहीं पे कहीं पे अगर कटता है शरीर में कहीं कट गया या थोड़ा सा चोट लग गया तो इस चोट पे थोड़ा ना मेडिसिन लगाता है वो पूरी पट्टी करता है राइट वो पूरा पूरा एरिया पट्टेड करता है तो वही चीज मैं कर रहा हूं कि किसी में से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो टॉपिकल पूरा कवर करो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग सो डू जॉइन मी आज ये आपका सेशन हो चुका है ये वाला सो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई एम शेयरिंग द लिंक ऑन द चैट बॉक्स प्लीज ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन मी देयर और ये यस जिसके पास जो पेपर है मेरे को टेलीग्राम में भेज दो ये है मेरा टेलीग्राम आईडी हर एक स्लाइड में लिखा है मुझे भेज दो जो भी क्वेश्चन पेपर है सिर्फ नाम भेज देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन पेपर का नाम है और क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अगर सही तरीके से स्कैन करके भेज सको तो बहुत बढ़िया रहेगा राइट आई कैन डू देम चलिए दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन अनसीन पैसेज का ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिया था कि आप लोग इसमें से पढ़िए अनसीन पैसेज था ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था तो द ऑब्स्टिकल फॉर एन इंडस्ट्री टू compete with more established foreign firms are due to तो इट इज द लैक ऑफ नो हाउ एंड द इनिशियल स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट जो कि इसका आंसर है तो आपका आंसर मुझे बता दीजिएगा कि क्या है बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था राइट सो इट इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था 48 क्वेश्चन नंबर developing countries are categorized by improper functioning of money market absence of capital market absence of both money market and capital market so this is improper functioning of the capital market this is what the answer तो इसका पहले वाले का 47 का सी है 48 का डी है नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी द 49th क्वेश्चन what which is the appropriate form of trade protection appropriate form of trade protection is क्या होना चाहिए which is the appropriate form of trade protection export tariff import tariff export subsidy and नॉन टैरिफ बैरियर देखिए एक्सपोर्ट सब्सिडी सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है यहाँ पे बिकॉज एक्सपोर्ट टैरिफ में क्या होता है जब ये ड्यूटी देना पड़ेगा किसको ड्यूटी और टैक्स
will be paid will be paid by डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स, राइट? जैसे इंडियन गवर्नमेंट को पैसा देंगे, तो इंडियन, जैसे मुझे अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो मुझे पहले इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, फिर मैं बेचता हूं। आज की डेट में 99% कंट्रीज में ये बंद हो चुका है, राइट? बट ये पहले कभी था कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स नेटिव कंट्री को, यानी कि जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, उसको टैक्स देगी। इंपोर्ट टैरिफ का मतलब क्या है? जब कोई एक डोमेस्टिक कंट्री बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा रही है, राइट? ट्रेड प्रोटेक्शन अगर करना है तो एक्सपोर्ट सब्सिडी, यानी कि सबसे ज्यादा ये बोला गया है कि कंपटीशन बढ़ाइए, एक्सपोर्ट सब्सिडी दीजिए। और जैसे आज की डेट में ये निर्विक है, निर्विक योजना, राइट? उसी तरीके से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को आप सब्सिडी दीजिए। वैसे हालांकि इसमें कुछ एक बात है जहां पे ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स आता है, लेकिन दिस इज जस्टिफाइड, राइट? सो द आंसर विल बी सी हियर। नेक्स्ट, which of the following is appropriate activity giving rise to the external economies? तो it is external economies, economics या economies होगा यहाँ पे एक्चुअली में, is appropriate activity, तो it is direct tax नहीं होगा, टैरिफ नहीं होगा, प्रोडक्शन सब्सिडी। एज पर द अनसीन पैसेज, ये पूरा का पूरा मैंने आंसर बताया। सो जो होमवर्क था वो था CDCD 47, 48, 49 एंड 50। डू लेट मी नो कि आपका आंसर कैसा था। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज की क्लास दिसंबर 2007 शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर आप लोग देंगे, मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो फिर फायदा नहीं है, आपको तैयारी करनी है। चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट नोन एज, कौन सा कॉस्ट चैम्बरलिन ने किया था? आज सुबह भी बात कर रहा था, दो ग्रुप्स हैं, स्मॉल ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप है। स्मॉल ग्रुप का मतलब है ओलिगोपोली वाला, जहां पे दो ओलिगोपोली, डुओपोली जो है वो मोनोपोली बन जाता है। और चैम्बरलिन का दूसरा था लार्ज मॉडल, जो कि मोनोपोलिस्टिक है। तो इट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, राइट? विक्रय लागत। नेक्स्ट आता है, इफ टू कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इन डिफरेंस कर्व, राइट? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो जाएगा, राइट? इट विल बी लाइक दिस। दूसरा है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी लाइक दिस। कॉम्प्लीमेंट के केस में ये होगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, राइट? तो इट इज स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये वाला है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व सिंपल नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ज्यादा सिंपल बनता है, मतलब आता है इसका। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, राइट एंगल आएगा कॉम्प्लीमेंट्री में जिसका स्लोप 0 है, इसका इलास्टिसिटी 0 और इसकी इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट, राइट? नेगेटिव कांस्टेंट है। तो सेकंड का आंसर इज बी। नेक्स्ट, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को हम स्मैक भी कहते हैं। सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को हम स्मैक भी कहते हैं। स्मैक का मतलब क्या हुआ? इट इज सोलो, मिनहास, एरो। क्या है कि किसने दिया है? तो जॉन रॉबिन्सन नहीं है, मनमोहन सिंह तो बिल्कुल नहीं है, AK सेन बिल्कुल नहीं है, इट इज BS मिनहास। तो इट इज ऑप्शन इज बी। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अभी आने वाले, अभी पहले 10 क्वेश्चन आप 5 मिनट में कर सकते हैं, राइट? वैसे आपका स्पीड होगा अभी। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने दिया था? इसको तो आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्या लगता है? हु हैज गिवन दिस? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, केन्स, राइट? सिंपल सा है ये तो, एकदम मतलब टॉपिक टॉपिक पे मैच हो रहा है ये। अब आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। व्हेन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज 0 द LM कर्व विल बी, राइट? बहुत स्टूडेंट्स को उसको सीधा सीधा पता है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए डिराइव कर देता हूं मैं। तो ये है आपका, देखिए LM कर्व का मतलब क्या है? दैट इज मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? इट इज द रियल मनी सप्लाई, दैट इज MS अपॉन P। और MD का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन प्लस स्पेकुलेटिव। सो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? इट इज KY प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, राइट? एंड B और HI ये है स्पेकुलेटिव, ये है स्पेकुलेटिव, ये है ट्रांजेक्शन, राइट? अब इसको हम LM फंक्शन में बिठाएंगे। सो LM फंक्शन के हिसाब से अगर हम इसको MS अपॉन P और यहां पे कर दिया HI इज इक्वल टू KY, राइट? ये मान के चलते हैं और थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर लेंगे यहां पे। तो इसको ऐसे मॉडिफाई कर लेंगे, P और K प्लस HI K इज इक्वल टू Y। क्या किया है मैंने? इस K को यहां पे लेके गया हूं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया हूं, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज 0, यानी कि H
जीरो है, तो ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो गया। सो फाइनली मेरे पास क्या रहा यहां पे, इट इज एम एस पी के, ये पूरा जीरो हो गया, इज इक्वल टू वाई, यानी कि सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट आ रहा है। अगर हमने इसको ऐसे बनाया वाई और ये आई है, एलएम कर्व कैसे होगा, सिर्फ वाई का पॉइंट आ रहा है, यानी कि दिस इज लाइक दिस, राइट। सिंपल तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछे, राइट, अगर क्वेश्चन में पूछे कि इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो, क्वेश्चन में मान लीजिए इनकम इलास्टिसिटी जीरो आ जाता है, तो इस जगह पे क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी का जीरो का मतलब है के जीरो हो गया, के जीरो हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। एक बार मैं इसको अलग से कलर से हाईलाइट कर देता हूं, तो ये वाला जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या रह जाएगी, एम एस पी इज इक्वल टू माइनस एच वाई एच आई, यानी कि यहां पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम एस अपॉन पी एच, यानी कि वो होगा ऐसे। तो ये हो गया एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल, ये हो गया एलएम कर्व वर्टिकल। एनी डाउट? ऑल फाइन? मुश्किल? मैं यहां पे जरा चैट बॉक्स देख रहा हूं, कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज पूछेगा। ऑल फाइन? वेटिंग। ओके, आई वॉज वंडरिंग अबाउट सम ऑफ द आइकन्स जो आ रहे थे, इमोजीज जो आ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया वो उसका मतलब क्या है। एनीवे, सो द राइट आंसर इज ए फॉर द ओरिजिनल क्वेश्चन, इंटरस्टेलर ऑफ डिमांड इज जीरो। Natural rate of unemployment is the rate of unemployment at which the rate of inflation is stable। देखिए, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है एनआरयू में नाइरू होता है, एनआरयू में नाइरू होता है, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, इट इज नॉन एक्सिलरेटिंग, मतलब इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है, सो इट इज नॉन एक्सिलरेटिंग, बढ़ नहीं रहा है, तो इट इज स्टेबल। सो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज स्टेबल, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज स्टेबल, राइट। आई थिंक मैं एक बार डिराइव करने की कोशिश करूंगा इसको, सो लेट मी जस्ट डू इट। पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस वन प्लस एच, नहीं, माइनस एच या लैम्डा यू माइनस यू एन। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो यानी कि ये हो जाएगा ऐसे, माइनस लैम्डा बाई टी माइनस वन बाई टी, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस वन, सो इन्फ्लेशन इज स्टेबल, यानी कि लास्ट टाइम का इन्फ्लेशन और इस टाइम का इन्फ्लेशन इज सेम, सो दिस इज कॉल्ड एज फिलिप्स कर्व का इक्वेशन, फिलिप्स कर्व इक्वेशन। अगर इसमें एक्सपेक्टेड कर दूंगा मैं यहाँ पे, सपोज दिस इज, सपोज इफ आई जस्ट चेंज इट, इस तरीके से चेंज करता हूं इसको मैं, यहाँ पे मैंने ई डाल दिया और ये सब हटा दिया, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। अगर ई डाल दिया था फिलिप्स मिल्टन फ्रीडमैन ने, अगर ई डाल दिया, टी हट गया, तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। एनीवे, तो इट इज ए। ओके, नेक्स्ट, नाइफ एज प्रॉब्लम अराइजेस इन हैरेड एंड डोमर मॉडल, और कहीं पे है नहीं, ये कैल्डर मॉडल जॉन रॉबिन्सन सोलो में नहीं है, इट इज डी। सिंपल क्वेश्चन, हु हैज propounded the theory of unbalanced growth, it is Hirschman। unbalanced growth, again quite simple। social factors in underdeveloped countries क्या करेगा, it will retard growth, ग्रोथ को कम करेगा, दैट इज व्हाट आई कैन, इट कैन आल्सो लीड्स टू, एक सेकेंड, ये लीड्स टू लो ग्रोथ, नहीं, इट विल रिटार्ड ग्रोथ, रिटार्ड ग्रोथ ज्यादा मेक सेंस करता है यहाँ पे, राइट। लेट्स सी, यस इट इज ए। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट एक्सक्लूडेबल प्रिंसिपल, दैट इज एक्सक्लूड नहीं कर सकते, किसी को भी हम सामान को कंजम्पशन करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, सो दिस इज अ केस ऑफ नॉट एप्लीकेबल, इट इज सोशल गुड्स और पब्लिक गुड्स, राइट। मेरिट गुड में कर सकते हैं, इसीलिए सरकार को आना पड़ता है मेरिट गुड को प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन हो गया जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है जिसमें, राइट। सो दिस इज पब्लिक गुड, दिस शुड बी द आंसर बी।
Yes. Okay. All fine. How can it be D? Are you doing slate? I have already done shuffle. I have already done slate 2022. To avoid excess burden, good question. Please take a screenshot of this. We should have zero marginal tax rate. We should have zero marginal tax rate. Please focus on what we are doing. अगर आपको फीडबैक देना है, ये करना है, वो करना है, तो प्लीज मेरे कमेंट में लिखिएगा. जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू शुड पे अटेंशन. इफ यू डोंट वांट टू पे अटेंशन, प्लीज लीव आउट. टू एवरीवन, एवरीवन, यहाँ पे सीरियस, हम लोग सीरियसली पेपर की तैयारी कर रहे हैं. आने वाले 15 दिन के अंदर पेपर होने वाले हैं, 20 से लेकर 30 के बीच में. 11 तारीख को एडमिट कार्ड आने वाला है. डोंट गिव मी कि चलती क्लास में आप मुझे फीडबैक मत दीजिए. अगर आपको फीडबैक देना है तो हैव सम एफर्ट्स, एंड क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर जाके लिखिएगा. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, प्लीज कमेंट में लिखिए, बिकॉज आई रीड द कमेंट व्हेन आई एम नॉट इन द क्लास. राइट. क्लास के टाइम पे जब क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर के ध्यान दीजिए. आप इसको ऐसे लेके चलिए कि ये पेपर, ये क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन में है. इज इट डन प्लीज, ऑल ऑफ यू? एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिडिम्पशन ऑफ पब्लिक डेट मींस, देखो यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर देंगे बी. क्यों? बिकॉज रिडिम्पशन पब्लिक डेट, रिफ्यूडल, डेट रिफ्यूडेशन, बहुत बार पढ़ा हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. हालांकि इसका मतलब समझ लो, रिफ्यूजल टू पे या डेट रिफ्यूडेशन का मतलब है पैसा नहीं पे करना, मना कर देना कि भाई हमने आपसे पैसा लिया था, अब हम नहीं दे पाएंगे आपको. लेकिन रिडिम्पशन का मतलब क्या है यहां पे? पैसा चुकाना, यानी कि रीपेमेंट ऑफ डेट लोन. सो द राइट आंसर विल बी ए, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट. रिडेम्पशन का मतलब धीरे धीरे करते करते लोगों से जो कर्ज लिया है गवर्नमेंट, वो रिडीम करेगी. कैसे कैसे तरीके हैं रिडीम करने के? कन्वर्जन करेगी, उनका लो इंटरेस्ट रेट में कन्वर्जन कर देगी. उसके बाद सिंकिंग फंड, टर्मिनेबल एन्युइटीज, कैपिटल लेवाई, इस तरीके से उसको रिडेम्पशन करते हैं. एनीवे, नेक्स्ट, द स्टेबल एक्सचेंज रेट. आज इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली हुई. एक क्वेश्चन है जहां पे मैंने थोड़ा सा देख रहा था, जहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है गोल्ड स्टैंडर्ड. राइट. गोल्ड एक्सचेंज बाय मेटालिकल, बाय मेटालिक, मोनोमेटालिक. राइट. और क्या था यहाँ पे? स्टेबल एक्सचेंज रेट. अच्छा, स्टेबल तो यहाँ पे है, स्टेबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ब्रेटन वुड. राइट. और एक भी था कुछ, ये सब है. तो ये एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में, उसके बारे में बात करूंगा, वहां पे सारा कुछ आई विल गिव यू. बट एनीवे, टू टैकल दिस क्वेश्चन, द स्टेबल एक्सचेंज रेट का मतलब है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो था वो ब्रेटन वुड से शुरुआत हुआ, यानी कि 1944 ब्रेटन वुड में शुरुआत हुआ, वहां से ब्रिटेन से शुरुआत हुआ और 1971 तक चला. सो दिस इज द राइट आंसर. 71 में एक सिमिथियन एग्रीमेंट हुआ था, सिमिथियन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद ब्रेटन वुड को बंद कर दिया गया और यहां पे डिवैल्यूएशन किया गया था. सिमिथियन एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कि यूएस ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था यहां पे. राइट. कुछ 30 ऑन्स तक कर दिया था, यहां पे डिवैल्यू किया था यहां पे. राइट. तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, या इसके बाद से हम गए थे 1946 से लेके 1971. दिस इज अ पीरियड व्हेन वी से इट इज अ गोल्ड स्टेबल एक्सचेंज रेट और द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दैट इज 1946 से लेके 71 तक. नेक्स्ट, 73 में हम आगे गए थे. राइट. मैनेज, उसके बाद ये सब चीजें. नेक्स्ट, व्हाट इज एज पर WTO एग्रीमेंट इंडिया शुड इंपोर्ट. सीरियसली बताऊं, मेरे को इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. आई एब्सोल्युटली हैव नो इंफॉर्मेशन. राइट. नो, आई हैव नो इंफॉर्मेशन. I have no information about this. India should import food grains out of its total imports to the extent of. I actually have no information. देखिए यहाँ पे 5%, 10%, 15%, ये कहीं पे भी मैंने इसके लिए जो मेरे पास जितना नॉलेज था, दैट वाज FAO, उसके बारे में पढ़ लिया. जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट था WTO के साथ, वो भी पढ़ के रखा है. लेकिन वहां पे कहीं पे भी 30%, 5%, 10%, 15% के बारे में बात नहीं है. थोड़ा सा इसको सर्च कीजिए, मैं भी सर्च करता हूं इसको. इनकेस अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो जरूर मुझे कमेंट में लिखिएगा. बट ये क्वेश्चन मैं शायद थोड़ा सा, आई नीड टू हैव मोर डीप डाइव इनटू दिस. आई हैव टू गो फॉर मोर डीप डाइव. ये क्वेश्चन शायद मुझे पता नहीं है, मैंने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा इसका, और जितना पढ़ा है उसमें कहीं पे भी ऐसा सिस्टम नहीं था.
आई हैव टू सर्च फॉर इट, सो आई विल शेल्फ दिस क्वेश्चन फॉर टुडे। इसको आज के लिए शेल्फ में रखते हैं, बाद में कभी देखेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। आई विल रिमेंबर दिस। एक्चुअली मेरे को कोई आइडिया नहीं, ये कह रहे हैं 30%, सो आई एक्चुअली डोंट हैव एनी आइडिया। ऑफिशियल आंसर की वॉज 30। द ऑनगोइंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। ऑनगोइंग स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या है कि रूपी स्ट्रांग हो रहा है, रूपी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है, एक बार देखते हैं। $1 इज इक्वल टू ₹50, सपोज, लेट सपोज ये इनिशियल वाला है। अब $1 इज इक्वल टू ₹40 होगा, यानी कि कम हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, द परचेसिंग पावर ऑफ डॉलर हैज रिड्यूस्ड एंड द परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति रुपए की बढ़ गई है। अब जब रुपए की बढ़ गई है तो इसका मतलब है ऑनगोइंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूपी। इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो यहां पे क्या है कि डॉलर की वैल्यू हो गई है चीप, राइट, और रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। बिकॉज पहले 40 रुपए, पहले 50 रुपए से $1 मिलता था, अब सिर्फ 40 रुपए में $1 मिल जाता है, सपोज दैट इज द कंडीशन। इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं आंसर में। इंडिया, इंडियन एक्सपोर्ट टू अमेरिका विल इंक्रीज, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली में दिस इज अ केस ऑफ रीवैल्यूएशन, राइट, रीवैल्यूएशन। India's export to America will decrease. India's export to America will decrease. Right. This is the right answer. Import from America to India remain constant. Import from America, नहीं, imports बढ़ेंगे, imports बढ़ेंगे, तो this is also incorrect. Indian export to America will remain constant, नहीं. So the right answer will be this. Actually में the exports, Indian export will fall and Indian imports will rise. ये है पूरा concept जहां से हमारा एक मैच कर रहा है, right? So all of you agree with this? 15B. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी, सो सेटअप इन 1967, इट वाज सुबिमल दत्त जो कमेटी स्पेशल में मैंने किया था। आप सभी को एक पूरा का पूरा कमेटी का लिस्ट दिया है, राइट, 3 पेज का 4 पेज का एक लिस्ट दिया है, सभी के साथ शेयर किया था। दैट इज सुबिमल दत्त, राइट। इट इज आंसर शुड बी सी। लेट्स सी दैट, यस, इट्स आंसर इज सी। हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट या हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है कि लेस देन 3% या लेस देन 4%, 2 to 3% ऑफ ग्रोथ रेट इन जीडीपी इज कॉल्ड एज हिंदू ग्रोथ रेट। ये एक्चुअली में पॉइंट क्या था हिंदू ग्रोथ रेट का, ये के एन राज ने उस टाइम पे बात किया था, सॉरी राजकृष्ण ने बात किया था यहाँ पे, राइट। एंड ये एक्चुअली दिस वाज अराउंड लाइक 1980 से लेके 90s के पीरियड में की बात है, राइट। उस टाइम में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, ये सब डबल डिजिट में ग्रो कर रहे थे। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ईस्ट इंडिया, सॉरी ईस्ट एशियन जितना था वो सारा का सारा डबल में चल रहा था, डबल फिगर में चल रहा था। 16%, 21%, इतना भी ग्रोथ रेट था, जीडीपी का ग्रोथ रेट हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 1998 में उन सबका ईस्ट एशियन क्राइसिस हो गया। सो उस टाइम पे हिंदू ग्रोथ रेट को बोला गया कि हिंदुस्तान में, right, it is not about Hindu or any Muslim or any Christian or Sikh, it is not about that, it is about कि इंडिया का ग्रोथ, हिंदुस्तान का जो ग्रोथ था वो ये है 2 से 3%, बहुत कम लेवल ऑफ रेट पे चल रहे थे हम लोग उस टाइम पे, राजकृष्ण, राइट। बीटा 2, बीटा 1 क्या देखते हैं हम लोग, बीटा 1 से हम लोग देखते हैं स्क्यूनेस, बीटा 1 से हम स्क्यूनेस देखते हैं। बीटा 1 जो है वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का कोफिशिएंट है जिसे हम स्क्यूनेस देखते हैं। और बीटा 2 जो है दैट इज बेसिकली फॉर कर्टसिस, राइट, कर्टसिस देखने के लिए इसको हम देखते हैं। अब बीटा 2 जब 3 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, तो IJKL, MNOP, तो L फॉर लेप्टो, M फॉर मेसो और P फॉर प्लेटो। तो सबसे ऊपर होगा लेप्टो, फिर होगा मेसो, फिर होगा प्लेटो, राइट, इस तरीके से। सो बीटा 2 ग्रेटर देन 3 का मतलब है ये है लेप्टोक्रेटिक। सो बीटा ग्रेटर देन 3 लेप्टो, बीटा 2 इज इक्वल टू 3 मेसो, एंड बीटा 2 लेस देन 3 इट इज प्लेटो। सो आंसर विल बी लेप्टोक्रेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी के ये क्वेश्चन सारे सिंपल आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन ओडिशा एसएसबी, ओडिशा एसएसबी क्वेश्चन पेपर। देखो ध्यान से, द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर गिवन एज, सो bxy इज गिवन एज -0.45, byx इज गिवन एज -0.8।
अब यहाँ पे क्या पूछा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन नहीं पूछा या कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन नहीं पूछा, तो दिस इज आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो ये आ जाएगा 0.45 इंटू 0.8, तो ये प्लस हो गया अंदर, दिस बिकम प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे 64 एंड दिस इज 4 और ये हो गया 32 4 36 0.36, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 0.6, और बहुत आसानी से हम इसको आंसर लिख देंगे ए, जो कि बिल्कुल गलत है। यस, इट इज नॉट द आंसर। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके साइंस क्या है, इसके साइन है माइनस, राइट, तो ये आंसर होगा सी, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये सारे के सारे बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर, इन सब का सेम साइन रहेगा ऑलवेज, और जब आप इसको रूट के साथ करते हैं तो यहां पे प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस में से हमने माइनस साइन को ही लिया बिकॉज हमारे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस साइन में है। हैड इट बीन प्लस, हैड इट बीन प्लस तो हम प्लस लेते, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस है, तो इसलिए हम माइनस वाला लेंगे, राइट। वी हैव डिस्कस्ड इट अगेन मेनी टाइम्स, न्यूमरस टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड इट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सभी के पास वो टेबल है, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने शेयर किया था, वहां पे आप देख सकते हैं किस कौन सा सेटिस्फाई करता है, कौन सेटिस्फाई नहीं करता है। फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से, एजर्शन रीजन, अभी तक तो हम सिर्फ वार्म अप कर रहे थे, अब मेन क्वेश्चन शुरुआत हो रहे हैं यहाँ पे। एन इंडिविजुअल वैल्यू मीन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बट डिसलाइक्स वेरिएंस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को बाद में करूंगा, आप इसको रीड कीजिए एक बार। पीजी पीजी पीजीआरजी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि एक में प्लस है एक में माइनस है, राइट, ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट एक साइन के होंगे, उसी साइन का रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। अगर दोनों का प्लस साइन है तो ये भी प्लस होगा, तीनों का एक ही साइन हो सकता है। बेसिकली इसको समझ लीजिए, इसको बहुत सिंपल तरीके से, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तीनों का सिंपल एक ही साइन होगा, प्लस है तो सभी का प्लस है, नेगेटिव है तो सभी का नेगेटिव है, राइट। क्या लगता है इस क्वेश्चन को देख के, एन इंडिविजुअल वैल्यू, किसी भी इंसान को, किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको मीन रिटर्न पसंद है। मीन रिटर्न का मतलब क्या है, उसको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पसंद है, राइट। यानी कि मीन रिटर्न का मतलब वो पहले से कैलकुलेट कर सकता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पहले से, राइट। तो उसको यही स्थिर फिक्स्ड इनकम पसंद है, राइट, ये सही है। बट डिसलाइक वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मीन निकाल लिया उसमें वेरिएंस क्या होगा, सो दिस इज एज पर द नॉर्मल कर्व, ये आपका है एक्स बार, और यहां पे इट इज 1 सिग्मा माइनस 1 सिग्मा, एंड ये है मीन प्लस 1 सिग्मा, और उसके बाद यहां पे आएगा मीन माइनस 2 सिग्मा, और यहां पे जाएगा तो मीन प्लस 2 सिग्मा। तो ये वेरिएंस हो रहा है प्लस माइनस, राइट, तो प्लस माइनस में वेरिएंस हो रहा है, बट ही डिसलाइक्स वेरिएंस। तो इसका मतलब क्या है, ही इज अ रिस्क एवर्स पर्सन, ही इज अ रिस्क एवर्स पर्सन, राइट। अगर उसको वेरिएंस पसंद है तो वो रिस्क लवर हो जाएगा। तो यहां पे इंडिविजुअल वैल्यू मीन रिटर्न टू ऑन इन्वेस्टमेंट बट डिसलाइक्स वेरिएंस, डेफिनेटली यस, ही इज अ रिस्क एवर्स पर्सन। अब रीजन पढ़ते हैं, इंडिविजुअल्स आर जनरली एवर्स टू रिस्क। देखिए इस पॉइंट का एक लिंक है, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स। सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स जो है वो ये कहता है कि चाहे कितना भी अच्छा गेम क्यों ना हो, चाहे आपके फेवर में गेम क्यों ना हो, चाहे आपके जीतने के चांसेस क्यों कितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोग जो है वो हाई रिस्क गेम नहीं खेलते हैं। दिस इज एज पर सेंट पीटर्स पैराडॉक्स, राइट। और इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स आर जनरली, नॉर्मली एवरीवन, हर कोई आर रिस्क एवर्स पर्सन, राइट। सो ह्यूमन बाय डिफॉल्ट, ये इसमें है, ह्यूमन बाय डिफॉल्ट इज रिस्क एवर्स पर्सन, उसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, राइट। बट यही इन्हीं ह्यूमन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो भी रिस्क एवर्स है लेकिन वो, उनको रिस्क लेना पसंद है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर रिस्क एवर्स, बट उन रिस्क एवर्स में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कंडीशंस पे डिपेंड करके उनको लगता है कि नहीं नहीं, मैंने जो सोचा है, मेरी जो कैलकुलेशन है वो सही होगी, एंड वो रिस्क लवर बनते हैं। सो आई विल नाउ ओपन अप द आंसर,
A and R both are true, but R is not a correct explanation of A. तो क्योंकि अगर R is a correct explanation of A, then we have three kind of people here. एक है risk averse, एक है risk lover, एक है risk indifferent. तो क्या सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे? नहीं. That is why A is correct, R is correct, but R is not a correct answer of A. I hope this point is clear to everyone. So this is B. Right? Okay. Next. अब करिश्मा जी, अगर मैंने यहाँ पे पैराडॉक्स बताया, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स किया है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अराउंड लाइक 15-20 minutes it will take, right? So just search it out. I have given you the word. Search it out. What is St. Petersburg paradox? मैंने आपको एक छोटा एक और हिंट देता हूं. अगर जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं, अगर जीतने के चांसेस या जीतने में आपको ज्यादा प्राइज मिलेगा, मान के चलिए आप और मैं एक कॉइन टॉस कर रहे हैं. कॉइन में अगर हेड आया तो मैं आपको 1 रुपए दूंगा. आई विल गिव यू 1 रुपी, राइट? सॉरी, 10 रुपीज. आई विल गिव यू 10 रुपीज. और अगर टेल आया तो आप मुझे 1 रुपए देंगे. आई रिपीट द गेम. आप और मैं एक गेम खेल रहे हैं जहां पे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं. अगर हेड आता है तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा, और अगर टेल आता है तो आप मुझे 1 रुपए देंगे. तो ये आपके लिए एक्चुअली फेयर गेम है, क्योंकि आपको पता है कि यार ठीक है, अगर एक बार भी मैं जीत गया या जीत गई तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, और एक बार अगर मैं हार भी गया तो क्या बात है, 1 रुपए जाना है बट 10 रुपए का फायदा है. फिर भी आप ये गेम नहीं खेलेंगे. यही है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, राइट? थोड़ा सा और सर्च कीजिएगा नेट पे या बुक्स में, आपको मिल जाएगा इसके ऊपर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एंटायर आउटपुट गेट एग्जॉस्टेड इन द फैक्टर पेमेंट्स? डेफिनेटली यस, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पेड, all of them, or all the factors are paid as per their marginal productivity. as per their marginal productivity. उन सबकी कितनी कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में, उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है. जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेज, तो एक लेबर को, एक श्रम को वेज मिलेगा. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट रेट है, तो उसको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा. जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया उतना उसको मिलेगा. इसी को हम लोग कहते हैं यूलर्स थ्योरम, राइट? यूलर्स थ्योरम या प्रोडक्ट एग्जॉस्शन थ्योरम. सो यूलर्स थ्योरम के हिसाब से इसको दिखा सकते हैं हम लोग. दैट इज, इट विल बी टोटल वाई इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंटू एल प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इंटू के, इस तरीके से, राइट? और ये कब होता है? यूलर्स थ्योरम इज पॉसिबल व्हेन द डिग्री इज 1, राइट? सो द कॉम्पिटिटिव कंडीशंस रिटर्न्स टू स्केल आर 1. तो ये जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, जब CRS इज इक्वल टू 1, CRS जब होगा तभी ये होगा. इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टिप्पणी दी है, विक्सटेड ने, विक्शल ने, हिक्शियन ने. तो हिक्शियन ने तो ये सिंपल बोल दिया, देखो ये है लॉन्ग रन और यहीं पे इक्विलिब्रियम रहेगा और इस पॉइंट पे होता है CRS. विक्शल ने इसको यूलर्स थ्योरम से समझाया और हिक्स ने इसको इस तरीके से समझाया. एनीवे, सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में ही ये लगता है. यस, A and R both are true. R is a correct explanation. Next, move to the next question. Neoclassical growth model predicts steady state growth rate. Yes, definitely yes. Neoclassical solo model, mid-day model predict करते हैं कि steady state growth rate कहां आएगा. Definitely yes, right? और वो equation हमें पता है. Saving investment equality is assumed. Yes, neoclassical है तो by default saving will be equal to investment, right? बाय डिफॉल्ट न्यू क्लासिकल का यही एक फंडा है. देखो, जब जहां जहां आपको न्यू क्लासिकल मिलेगा, कुछ चीजें हैं बहुत कॉमन है. पहली बात परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी बात परफेक्ट कंपटीशन तो CRS है, तीसरी बात परफेक्ट कंपटीशन के साथ है तो कोई नो एक्सटर्नैलिटी, चौथी बात जब भी हम इसकी बात करें CRS है तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. और यहां पे हम बात करेंगे तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा. दिस इज अ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि इस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी 1, राइट? सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ये इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. सो अगेन A and R बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑल फाइन विद दिस? एनी मोर प्रॉब्लम हियर? ओके, मूविंग अहेड. हाँ हाँ, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. इट इज सेम पी मेजर्स. ये क्वेश्चन मैं आपको 2 बार करवा चुका हूं, सभी के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है. सेम्स
पी मेजर का मतलब क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी मेजर, सॉरी, पॉवर्टी मेजर। प्रोबेबिलिटी क्यों आ रहा है मेरे मुंह पे? इट इज पॉवर्टी मेजर, राइट। अब सेन पी मेजर जो है, सेन शॉकरॉक्स थ्रोन इंडेक्स, सेन शॉकरॉक्स थ्रोन इंडेक्स, ये क्वेश्चन 3 बार आया है आज तक पेपर में। और आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट कि ये मैंने ऑलरेडी मेरे पेड बैच में, बायजूस एग्जाम प्रेप के ऐप में मैंने जो नोट्स है उसमें भी ये डाला हुआ है, राइट। सो एनीवे आई विल जस्ट शो यू, before let me just show you this part. Open up the formula, you can see this. If you want you can take a screenshot of this. तो ये है सेन इंडेक्स PS P0 1 माइनस 1 जीनी, ये क्या है? दिस इज जीपी का मतलब क्या है? गिनी कोफिशिएंट, राइट। ये है मीन पॉपुलेशन, राइट। उसके बाद आते हैं वेटेज सेन इंडेक्स, ये है पीएस यानी कि सेन पी मेजर, तो ये पीएस है। P0 GP, that is poverty. Then you have GP, that is the Gini coefficient of poverty gap ratio. P1 poverty gap index, ये आ गया। शेन शॉकरॉक्स, इसमें क्या क्या आता है? हेड काउंट इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जीनी कोफिशिएंट पॉवर्टी, तो ये तीनों चीजें इसमें प्लस मल्टीप्लाई होती हैं। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ हेड काउंट इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स एंड जीनी कोफिशिएंट, तीनों का मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए सेन शॉकरॉक जो है वो प्रेफर्ड ओवर हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो में मतलब क्या है? इट इज द जस्ट कितने लोग गरीब हैं। भाई 100 लोगों में से 4 गरीब हैं, तो ये हो गया हेड काउंट रेशियो। सर काउंट कर लिया उनका हमने, हेड काउंट कर लिया, तो दिस जस्ट टेल्स अस कि कितने लोग गरीब हैं। बट सेन के पी मेजर में क्या है? वी हैव द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी है, हेड काउंट रेशियो भी है और जीनी कोफिशिएंट है। तो ये दिस इज द फॉर्मूला। और ये PSST का मतलब है सेन शॉकरॉक्स थ्रोन इंडेक्स, जहां पे P0 P1 प्लस जीपी का मतलब यहां पे जीनी कोफिशिएंट हो गया। सो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस इज द राइट आंसर, ये सही है। सेन वन नोबेल प्राइज, डेफिनेटली यस, बट सेन को नोबेल प्राइज इसके लिए नहीं मिला, राइट। इट वाज द एडिशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पुअरेस्ट सोसाइटी का कैसे वेलफेयर बढ़ेगा, दैट वाज द सिचुएशन। तो सेन वन द नोबेल प्राइज, फाइन। पी मेजर के लिए सेन को नोबेल प्राइज मिला, ये नहीं है। और दोबारा से एक बार सोचो इसको, सेन का पी मेजर इज प्रेफर्ड ओवर हेड काउंट रेशियो, इसीलिए, क्योंकि बिकॉज नोबेल प्राइज मिला सेन को, अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज मिला, इसीलिए सेन का पी मेजर जो है वो हेड काउंट रेशियो से प्रेफर्ड किया जाता है। बिल्कुल कोई तुक नहीं बनता इसका। सो बोथ ऑफ देम आर राइट एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो इट इज बी। आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, डेफिनेटली यस, ये है ओरिजिन, ये है कन्वेक्स। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड इन द डिसिप्लिन ऑफ द इकोनॉमिक्स, डेफिनेटली यस, इसीलिए ये वन ऑफ द रीजन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे कि सर कन्वेक्स इसलिए होता है बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल सही है, डेफिनेटली इसी की वजह से आईसी कन्वेक्स होता है। लेकिन व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? अब इसको थोड़ा सोचो, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? एक बार देखते हैं। एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स अपॉन डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हुआ ना इसके अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, राइट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट एक्सप्लेनेशन। इट शुड बी सी। देखो सी इज द, कितना घुमाया है, अभी तक 4 क्वेश्चन में ऊपर था, अब यहां पे नॉट आ गया है। माय गॉड, ओके, आई डोंट नो कुछ, ये कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट विच क्वेश्चन इज दिस? कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यस, द आंसर इज सी, राइट, आंसर इज सी, इट इज गेटिंग मैच्ड। यस, आज कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मेरे हर एक स्लाइड, हर एक आंसर मेरे पीछे छुप रहा है। आई डोंट नो, आई जस्ट सीन इट। आई थिंक दैट प्रतीक, माई स्टूडेंट्स विल टेल यू दैट, डोंट आस्क दैट क्वेश्चन टू मी, बिकॉज अगर मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको लगेगा ये अपने नोट्स के बारे में ऐसी ही बात कर रहा है, राइट। नेवर एवर आस्क अ सेलर अबाउट इट्स सर्विसेज, राइट। मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, छोड़ दो,
ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी हैज शोन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, डेफिनेटली यस। गरीब गरीब हो रहा है देश, अमीर अमीर हो रहा है, बिल्कुल सही है। प्रवीष सिंगर propounded सेकुलर डिक्लाइन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, डिटोरिएशन हो रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड का। दिस इज क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था ये, कॉन्ट्रास्ट टू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रवीष सिंगर के हिसाब से क्लासिकल ने बोला कि क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट्स एलसी ज्यादा बनाती है और डेवलप के पास प्राइमरी प्रोडक्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से जैसे जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, राइट, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के लिए लैंड जो है वो इन इलास्टिक है। इसके लिए जैसे जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को और बढ़ाना पड़ेगा, लैंड की डिमांड बढ़ेगी, लैंड की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ लैंड विल इंक्रीज, और प्राइस ऑफ लैंड जब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, द प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट विल आल्सो राइज, जिसका मतलब है कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बाय द एलडीसीज विल इंक्रीज। यानी कि एलडीसीज को क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पैसा मिलेगा, एक्सपोर्ट का रिटर्न मिलेगा, और जिसकी वजह से उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा। ये क्लासिकल का पॉइंट है जो बिल्कुल बकवास था, जो बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर दिया गया बाय प्रवीष सिंगर हाइपोथेसिस। प्रवीष सिंगर ने बोला कि सब कुछ सही है, मान लिया, लेकिन जैसे से एंजल कर्व क्या है, एंजल लॉ क्या कहती है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी डेवलप कंट्री में, दे आर नॉट गोइंग टू डिमांड मोर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर गुड्स लेंगे। और एलडीसीज की अपने डिमांड्स भी हैं, जैसे इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव, तो धीरे धीरे करते करते डिटोरेशन होगा। सो यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब देखते हैं, जोड़ने की कोशिश नरेटिव सेंस में, इसको नैरेटिव करिए करिए, इसको पैसिव वॉइस में कर दीजिए। क्या प्रवीष सिंगर के डिटोरिएशन की वजह से ही ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है? नो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। फैक्टर मोबिलिटी नहीं है, लिटरेसी रेट कम है, पॉवर्टी ज्यादा है, राइट, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रवीष सिंगर जस्ट एक एक पॉइंट है, राइट, तो ये गलत होगा यहां पे कहना। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आई विल गो अहेड विद डी, राइट, यस। नेक्स्ट, an elongated S-shaped supply curve of labor is observed for the professional, right? Elongated S-shaped supply curve of labor is observed for the professional. Works give discontinuity. धीरे धीरे करते करते क्या होता है, बिकॉज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, राइट। जब तक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बड़ा रहता है इनकम इफेक्ट से, तो इनकम वेजेस बढ़ेंगे तो वर्क बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है इनकम इफेक्ट से, और जिसकी वजह से क्या होता है, वेजेस बढ़ने के बावजूद वर्क्स जो है वो कम हो जाता है, लेजर ज्यादा आ जाता है। तो इसीलिए यहां पे ये है कि देयरफॉर शुरुआत में, ये शुरुआती स्टेज में बात चल रही है, यहां पे वर्क्स गिव डिसएबिलिटी, ज्यादा काम आएगा तो किसी को पसंद नहीं है, राइट, और इनकम कॉम्पोजिशन रिक्वायर्ड है, लेकिन दिस इज ओनली टू अ पार्ट ऑफ द एक्सटेंट। ये प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लेबर्स की बात नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा उसके साथ, राइट। ये चीज कुछ हद तक एक मॉडल है जिसका नाम हम कहते हैं एफिशिएंसी वेज मॉडल। मैंने एक बार आप लोगों के साथ ये यूट्यूब में किया था, यहीं पे, राइट, एफिशिएंसी वेज मॉडल, राइट। एफिशिएंसी वेज मॉडल का मतलब क्या है कि एक ऐसा मार्केट जहां पे जब उसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता, एक एम्प्लॉय के काम को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, बट उसका काम अपने आप में बहुत अच्छा है और उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ऐसे लोगों को लिया जाए, राइट। आपने कई बार देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम चलता है, लोग बहुत कूल रहते हैं, राइट, आप लोगों की भाषा में हम लोग कहते हैं ना, कूल है, बहुत इन्वायरमेंट बहुत कूल है, कंड्यूसिव है, या जेल अप करते हैं लोग अच्छी तरीके से, तो वहां पे एफिशिएंसी वेज मॉडल चलता है। एफिशिएंसी वेज मॉडल एक और रीजन है, मैं आपको बताता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई कर्व का पॉजिटिव स्लोप होने की का कारण है एफिशिएंसी वेज मॉडल। एनीवे, प्राइस लीडरशिप इज टैसिट, प्राइस लीडरशिप इज टैसिट। टैसिट का मतलब क्या है कि फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होना, किसी में कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होना, मन मन में चल रहा है। सो प्राइस लीडरशिप इज टैसिट। प्राइस लीडरशिप ये वाला कौन सा हम बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट द नॉन, दिस इज अबाउट द कोल्यूसिव, राइट, कोल्यूसिव, वो दे आर बिकमिंग वन फर्म, राइट, नॉन कोल्यूसिव कोल्यूसिव। तो ये प्राइस लीडरशिप एक कोल्यूसिव का केस है जहां पे वो लोग आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। तो टैसिट का मतलब क्या है, यहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं। कई बार ऐसा होता है बैरोमेट्रिक, तो वन इज कॉल्ड एज बैरोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक का मतलब, जो मान के चलिए बहुत पुरानी फर्म है, चाहे उसका वो बड़ी नहीं है,
लेकिन उसका नाम बहुत है, राइट। वो फर्म बड़ी नहीं है, लेकिन उसका नाम बहुत है क्योंकि बहुत पुराने टाइम से है ये। तो उसका जो प्राइस रहेगा लोग उसी को फॉलो करने शुरू कर देंगे। कई बार क्या होता है, प्राइस लीडर जो है, जो सबसे बड़ा फर्म है, उसी को लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, राइट। कभी आपने सुना होगा कि ओरिजिनल स्क्रीन लगवाएंगे तो कितने की पड़ेगी, ओरिजिनल स्क्रीन मान के चलिए आपकी 10,000 की पड़ रही है, तो कंपेटेबल कितने की पड़ेगी, कंपेटेबल 2,500 में मिल जाएगी, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है, वो जो है उसको लीडर को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज टैसिट, कोई बोलेगा नहीं कि मैंने आपको वो फॉलो किया है। इसीलिए आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन में जो हम देखते हैं, राइट, सपोज किसी एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको कितना 179 समथिंग कुछ या 249 ऐसा कुछ एक रिचार्ज होता है, राइट। 249 में 1.5 जीबी डे का ऐसा कुछ है, राइट। मुझे बाकी इतना इंफॉर्मेशन नहीं पता। तो अगर ये एक कंपनी में होगा तो दूसरी कंपनी में भी यही होगा, मोर और लेस। तीसरी कंपनी में भी मोर और लेस यही होगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी फर्म हेयर, बट जस्ट टू टेक द एग्जांपल आई हैव टेकन AJV। मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है एंड दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। एनीवे, so price leadership is tacit, definitely yes, right. Next is open collective agreements are illegal in most of the countries. No, it is not, right. ये सही है, आई मीन लाइक इट इज इलीगल। कई बार आप इसको, कई बार हम लोग कहते हैं मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी हो जाता है ये, राइट। कि अगर सभी ने बोला कि नहीं हमारी एक ही जैसे चलेगी तो फिर ये इलीगल भी होता है, राइट। इसीलिए इसके ऊपर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बैठना पड़ता है, ये जस्टिफाई करते हैं। तो किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए एक सरकारी नोडल एजेंसी ऊपर है। सो यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। बट क्या इसकी वजह से टैसिट करते हैं लोग? क्या ओपन कलेक्टिव एग्रीमेंट्स की वजह से ही टैसिट करते हैं? नो, नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारे हैं, जैसे प्राइस लीडरशिप में बैरोमेट्रिक लीडरशिप है, उसमें तो इलीगल कुछ नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर आप फॉलोअर को लीडरशिप बना देते हैं तो उसमें भी टैसिट है, लेकिन वो भी इलीगल नहीं है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि लीडरशिप में, प्राइस लीडरशिप में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, 4-5 ऑप्शंस हैं इसके अंदर। सो सारे के सारे इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस। सो आई विल गो हेड विद दिस, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। किसी को अगर डाउट हो तो एक बार कॉट्सियन की बुक पढ़ लीजिएगा, ये वो बहुत अच्छे तरीके से कॉट्सियन की बुक में लिखा हुआ है ये सारा कुछ। मैं अभी बोल रहा था तो मुझे वो कॉर्ड्स का पेज याद आ रहा है, एक ऐसा फिगर है वहां पे, पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा फिगर है, राइट। तो ऊपर वाले प्राइस में सिर्फ लीडर रहेगा और इसमें स्मॉलर ज्यादा करेगा, जो स्मॉलर फर्म्स है वो ज्यादा करेंगे, फिर स्मॉलर इस तरीके से है, वहां पे लार्जर का ज्यादा शेयर होगा, स्मॉलर का कम होगा, इस तरीके से है। एक बार देख लीजिएगा कॉर्ड्स की बुक में। फॉर लार्ज सैंपल साइज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यस, बिल्कुल, डेफिनेटली यस। जैसे जैसे जेड टी काय एफ बढ़ेंगे सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वहीं से हमने कोई भी सैंपल अगर हमने किया तो वो जेड टी काय एफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिवाइड करके प्लस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके हमें जेड मिलता है, टी मिलता है, काई मिलता है, राइट। तो दैट इज द सेम थिंग, तो दिस इज फाइन। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है? जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे एन बिकम्स एन, ये क्या है? सैंपल साइज बिकम पॉपुलेशन सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे करते करते सैंपल पॉपुलेशन बन जाएगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। द बेसिक assumption इन ऑल द एग्जैक्ट सैंपल टेस्ट, द पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल ड्रॉन इज नॉट नॉर्मल इज नॉर्मल, राइट। नॉट गलत है, तो दिस इज राइट, दिस इज इनकरेक्ट। आई विल गो हेड विद ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अच्छा, आंसर भी आ गया यहाँ पे, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, ओके, आज बहुत ज्यादा हैवी पीपीटी हो जाती है, जब एक साथ 50 क्वेश्चन लेके आना होता है तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पॉवर्टी रिडन स्टेट्स। इस क्लास के बाद ढूंढना व्हाट इज बीमारू स्टेट्स। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? बीमारू स्टेट्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस? ओके कविता, यू कैन जस्ट सी द फर्स्ट स्लाइड ऑफ माय सेशन, वहां पे आपको दिख जाएगा व्हाट इज बीमारू स्टेट्स। आज मेरे घर में यहाँ पे लाइट नहीं है, राइट, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग
अगर बीच में कहीं बंद हो जाए तो मुझे बताना मत। प्लीज स्पेयर विद दैट, स्पेयर मी फॉर दैट। बेमालूम स्टेट का थोड़ा ढूंढना और मुझे कमेंट में लिखना कि सर ये क्या है। बी का मतलब बिहार, एम का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, आर से तो आप समझ ही गए होंगे, राजस्थान, राइट। बी आई का मतलब बिहार, राजस्थान, ढूंढो, आगे ढूंढो, मैं नहीं बताऊंगा आगे। एनीवे, दे आर पॉवर्टी रिडन स्टेट्स, दी स्टेट्स आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, दोनों सही है, बट क्या मिनरल रिसोर्सेज में रिच है इसलिए वो पॉवर्टी रिडन स्टेट्स है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों सही है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आई विल गो विद सी, राइट। नेक्स्ट, ओके, अब यहां से क्रोनोलॉजी शुरू होती है, यहां से क्रोनोलॉजी शुरू होती है, तो ये तकरीबन 10वीं सेशन है, 10th सेशन है जहां पे हम क्रोनोलॉजी कर रहे हैं और 10-10 क्वेश्चंस हम क्रोनोलॉजी के कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत मजा होने वाला है इसमें। मेरा ये पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम है, ये देखो, चलिए देखते हैं। कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये 1985 में हुआ था। इसका पहले क्या नाम क्या था? एग्रीकल्चरल कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, राइट, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, इसका पहले नाम था एपीसी, जो कि 1965 से काम में है। बहुत ध्यान से देखना, ये डोंट डोंट अप्लाई योर माइंड इन एनीथिंग एल्स, सुन लो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। दिस इज द कमीशन, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करती है, राइट। द फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी, फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी ये है अशोका मेहता, 1957, 1957 अशोका मेहता फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी, ये अशोक दलवाई नहीं, अशोका मेहता, 1957 की बात है। स्टेट ट्रेडिंग ऑफ फूड कॉर्पोरेशन, ये एक कंपनी का नाम है जो कि 1956 में आई थी, और इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ 1-2 साल ही चला था, राइट। इसमें दो तरीके थे, तो ये कंपनी क्या करती थी, स्टेट ट्रेडिंग, ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, और ये फूड ग्रेन्स को दो वजह से खरीदती थी। तो पहला रीजन था बफर स्टॉक बनाने के लिए, बफर स्टॉक बनाने के लिए, और दूसरा रीजन था कि ये डायरेक्टली डील करती थी, यानी कि किसान जो है, मतलब प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं मार्केट में, कोई कोई प्राइवेट इंसान नहीं खरीद सकता, तो सरकार ही फूड ग्रेन खरीदेगी और सरकार ही बेचेगी। तो दिस वाज समथिंग उस टाइप का ये लॉजिक था। अगेन ये 1956 में ही था, राइट। एक कंपनी भी है जो 1956 में आज भी चल रही है, वो सरकारी कंपनी है, फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी। ये ब्रिटिश इंडिया में टाइम में था, 1943 से शुरुआत हुआ और 1951 में खत्म हुआ। फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी ईस्ट इंडिया, हाँ, ये 1943 से शुरुआत हुआ, 1951 में खत्म हुआ। इसके ऊपर रिपोर्ट आई अशोक मेहता की कमेटी का, और यहां पे एक सेकंड, मैं थोड़ा सा और कुछ इसमें था एक, इनका नाम मैं भूल रहा हूं, थोड़ा सा रुको 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 रुको, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे, राइट। ये फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी 1943 से शुरू होकर 51 तक चली। फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी अशोक मेहता की थी, जो कि 1957 में आई थी। स्टेट ट्रेडिंग फूड ग्रेन 1956, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 1985 एपीसी में आया था, राइट। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो नाउ वी कैन हैव अ मैच, वी कैन हैव अ मैच। तो सबसे पहले आता है फोर्थ, राइट, उसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, 4-3-2-1। लेट्स सी द आंसर, 4-3-2-1, बी शुड बी द आंसर। लेट्स सी क्या आता है इसका। माय गुडनेस, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन करके मजा आता है कि हाँ सच में कुछ किया। अच्छा, एक एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को पता है कि केन्स की इंडिया में पहली किताब कौन सी थी? जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, केन्स ने पहली किताब, केन्स ने अपनी जिंदगी की पहली किताब इंडिया के ऊपर लिखी थी। केन्स का फर्स्ट बुक वॉज ऑन इंडियन इकोनॉमी, केन्स का। जी हाँ, ये हमारे जॉन मार्नेट केन्स है, राइट। ये बुक का नाम था इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। अगर आप चाहें तो प्रोमिनेंट वेब 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 स्टोर्स जो हैं
वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं इंडियन करेंसी सिस्टम, राइट, इस नाम से ये बुक है, राइट। इसके ऊपर यू विल फाइंड सम ग्राफ्स। एक सेकंड रुको जरा, मैं ही देख लेता हूं, अगर मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूं यहाँ पे तो आई विल जस्ट सी दैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुझे अभी याद आया, तो इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पसंद आएगा ये, बट जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये था केन्स का, यस आई गॉट इट। आप लोग सर्च कर सकते हैं इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से, केन्स लिख दीजिएगा। सो जस्ट अ मिनट, मैं आज कुछ अमेजोन में प्राइवेटली पर्सनल काम की वजह से कुछ देख रहा था, तो ये नजर में पड़ी, मैंने कहा ये बुक तो हमने लाइब्रेरी में पढ़ी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक हेयर, बट क्योंकि केन्स के हैं तो इसलिए मैंने ये आप सबके साथ दिखा रहा हूं। तो यू कैन सी दिस बुक, जॉन मॉनेट केन्स, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। कितने लोगों के लिए ये सरप्राइज था? इंटरेस्टिंग, यू कैन सी दैट this copy I have, this screenshot I've taken from Amazon, right, and Indian currency and finance, John Maynard Keynes का, yes, Indian currency. So again an interesting fact, पढ़ते पढ़ते याद आ गया मुझे। तो अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स के बाद ही देखना, अभी मत करो ये सब चीजें। मैंने सोचा आपको बताने के लिए, तो इसलिए मैंने किया। एनीवे चलिए, गेटिंग बैक टू दिस, मैंने कवर पेज ही बता दिया आपको कि इस तरह का कुछ होगा इसके अंदर। एनीवे, सो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी 1936 बाय केन्स, 10 साल पहले, उनकी मृत्यु से 10 साल पहले। एफ्लुएंट सोसाइटी, दिस वाज बाय जे के गैल्ब्रेथ। गैल्ब्रेथ की रीडिंग हमने पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के टाइम में। गैल्ब्रेथ 1958। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ 1776। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दो बुक्स है, दो किताबें हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक तो आपने पढ़ी है और एक नॉर्मली कम लोग पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक है ग्रेगरी मैंकी, राइट, ग्रेगरी मैंकी, जो कि मेरे पास शायद 11th या ऐसा कुछ एडिशन पड़ा होगा। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये था मार्शल, राइट, मार्शल 1890। तो ये मत कर देना कि प्रिंसिपल साहब इसमें कुछ लिखा नहीं है तो ग्रेगरी मैंकी कर दें क्या, नहीं, इट इज मार्शल 1890, तो उसके हिसाब से चल रहा है, पुराने जमाने की बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एडम स्मिथ, तो इट विल बी 3, देन इट विल बी 4, देन इट विल बी 2, नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, इट शुड बी ए, राइट। देखिए आंसर, इट इज ए। मजा आ गया। वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन, केनेथ एरो, लूकस, लूकस का क्रिटिक आया था 1976, ऑयल शॉक 1976, यस 1976। रॉबर्ट सोलो, तो ये तो हमारे 56 में आए थे। केनेथ एरो, केनेथ एरो, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम 51, 51। वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जेनसन इनइक्वालिटी 1940, 44 या 45, 45 या 44 ऐसा कुछ एक है, मुझे इतना सही से याद नहीं है, 45 या 44 होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो दिस विल बी वॉन न्यूमैन 45, एरो ये आ गया, सबसे पहले आएगा 1, राइट, फिर आएगा केनेथ एरो, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। पहले कौन सा आया? इट इज 1, देन 52, दैट इज 2, देन वी हैव 56, देन 4, देन वी हैव 3। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे, मैचिंग योर आंसर। 1 केनेथ एरो 51 ही है इसका। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 19, लूकस 56। सबसे पहले वॉन न्यूमैन आएगा, तो वॉन न्यूमैन ये आना चाहिए, तो 1 है यहाँ पे, बट केनेथ एरो सोलो कैसे आ रहा है इसके बाद?
मेरा तो ये मैच कर रहा है 1 2 3 4, ये तो गलत है यहाँ पे, मेरा 1 2 4 3 आ रहा है, 1 2 4 3। वॉन न्यूमैन एरो, एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम 51 ही तो था, देखना पड़ेगा एक बार। एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कब है, किस ईयर में है, आपको याद है क्या? आई एम थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे डाइसी हो गया मैं। नहीं, केनेथ एरो 1986 बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, नहीं 86 तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, 1928 में वॉन न्यूमैन की थ्योरी थी, सेंट पीटर्सबर्ग आया था 1929 में, राइट, वो नहीं है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ये जो 1945 लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस इज अबाउट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरम आई थी यहाँ पे, राइट। इसको दो चीजों से मैच करते हैं, क्या बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और एक है वॉन न्यूमैन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों तरफ वो होगा, और उसके बीच में जो इनइक्वालिटी होता है उसको हम बोलते हैं जेनसन्स इनइक्वालिटी, राइट, तो दैट इज डिफरेंट। सो वॉन न्यूमैन इज फाइन, 45 में ही है ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। मुझे केनेथ एरो और रॉबर्ट सोलो में फर्क आ रहा है, रॉबर्ट सोलो तो 56 है, केनेथ एरो 51 है शायद, राइट। एरो 86 नहीं नहीं, एरो 51 ही है। एनीवे देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, बट आई एम डेड श्योर अबाउट दिस लूकस क्रिटिक तो ऑयल शॉक के बाद ही आया था, रॉबर्ट सोलो आप सभी को पता है, केनेथ एरो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे मुझे। एनीवे, पीकॉक वाइजमैन थ्योरी, वॉलंटरीली एक्सचेंज अप्रोच, लैफर कर्व, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, पीकॉक वाइजमैन आई थी 1700 के करीब, दिस वाज अराउंड 1890, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ ही थी ये। वॉलंटरीली लिंडल सॉल्यूशन, मसग्रेव ने दिया था ये 1939, बाय मसग्रेव 1939। लाफर का सबसे रिसेंट था 1974, राइट, रीगन के टाइम पे दिया गया था ये। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन 1776 में बोला गया था, राइट, एडम स्मिथ। रीगनॉमिक्स रीगन से पहले, एंड ये था ये आ गया, ये है लिंडल सॉल्यूशन, लिंडल सॉल्यूशन, राइट, जिसपे लिंडल सॉल्यूशन मसग्रेव ने कहा था, तो ये आ गया सबसे पहले कैनन्स 4, देन इट विल बी 1, देन इट विल बी लैफर आ गया यहाँ पे 2, और फिर 3, सो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, अभी इसमें भी गड़बड़ आ रही है क्या? 4 आ गया, देन लैफर कर्व, नहीं 4 पीकॉक वाइजमैन, फिर मसग्रेव, अगेन देयर सम प्रॉब्लम है, 4 1 2 3, ये गड़बड़ कर रहा है, 4 3 2 1, नहीं 3 तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इट हैज टू बी 4 2 1 2 1, वॉलंटरी एक्सचेंज 1939 ही है, और पीकॉक वाइजमैन, नो दिस इज करेक्ट, आई विल गो एड विद 4 1 2 3, 4 1 2 3, द डेट्स आर इंटैक्ट, बिल्कुल सही डेट्स हैं ये, फाइन, होता है। हाँ, इट इज बी लिखा हुआ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है वहां पे। बाय मेटेलिक, गोल्ड एक्सचेंज, डॉलर स्टैंडर्ड, तो बाय मेटेलिक का मतलब था दिस इज बाय मेटेलिक, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, 16 सिल्वर इज इक्वल टू 1 गोल्ड, 16:1, जो पहले 15:1 था, ये है बाय मेटेलिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि 16:1 का रेशो था बाय मेटेलिक में। यूएस जो था वो पहले बाय मेटेलिक स्टेट था, बाय मेटेलिक था वहां पे, राइट, यानी कि सिर्फ एक्सचेंज जो है वो सिल्वर और गोल्ड के बीच में होगा। ये सिस्टम चली थी 1792 से लेके 1900 साल तक। अब 1900 साल में प्रेसिडेंट मैकिनले, किनले वाटर, हाँ मैकिनले ने एक एग्रीमेंट पास किया 1900 में, जिसको हमने बोला दिस गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट। और गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट जो है
ये तकरीबन 1900 से लेके 1944 तक चला था, राइट। अब इसमें भी अलग पार्ट है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, यहां पे एक पार्ट है क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड। क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो 1875 से लेके 1914 तक चला। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा रुक गया यहां पे, राइट। उस टाइम पे ट्रेडिंग बंद हो गया एंड 1920 से शुरुआत हुआ दोबारा से, और ये था लेट 1920 जहां पे दोबारा से गोल्ड स्टैंडर्ड काम शुरू हुआ। गोल्ड स्टैंडर्ड में शुरू हुआ 1920 से लेके 32 तक, ग्रेट डिप्रेशन तक, राइट। उसके बाद फिर बीच में बंद हो गया, फिर 1944 से लेके ये 1971 तक चला, जहां पे ब्रेटन वुड के सिस्टम में चला गया। सो ब्रेटन वुड सिस्टम में चला गया। सो कहने का मतलब है कहानी वही थी, अलग अलग फेज में चल रहा था। जैसे क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड ये था 1875 से लेके 1914 तक। पूरा का पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड देखें तो वो 1900 से शुरुआत हुआ, जो कि 1920, 1932, 1944, 1971 यहां तक हुआ, राइट। तो दिस वाज दिस गोल्डन स्टैंडर्ड एक्सचेंज, गोल्डन एक्सचेंज रेट था, ये था 1926 26 से डिप्रेशन पीरियड में चला 31 से फिर 44 में चला, राइट। 31 से 41 में ये वाला चला, ये वाला फेज है, ये वाला फेज है, ये वाला फेज है। दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, राइट। गोल्ड एक्सचेंज, ये वाला गोल्ड एक्सचेंज जो था, दिस इज कॉल्ड एज मोनोमेटालिक। मोनोमेटालिक यानी कि सिर्फ एक ही मेटल ट्रेड करेंगे यहां पे, जो है गोल्ड। पहले बाय मेटेलिक था जो कि 16 सिल्वर और गोल्ड में था, मोनोमेटालिक में सिर्फ गोल्ड आता है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है। एक बार थोड़ा सा इसको सर्च कीजिएगा, और अगर हो सके तो इसके थोड़ा पढ़ाई कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप वेट कर सकते हो तो मोस्ट प्रोबेबली, इसका मैं आपको वादा कर सकता हूं, आई कैन गिव यू अ प्रॉमिस, बिकॉज इतना कुछ मैंने खुद बोला। तो इसको एक काम करते हैं, गिव मी अ वीक्स टाइम, सैटरडे 10th, सैटरडे 10th को इसका चार्ट मैं आपको देता हूं। आई विल गिव यू द चार्ट कि कौन से स्टेट में क्या था, किसके बाद कौन सा आया। इफ यू रिक्वायर आई विल गिव यू, सो फॉर दैट यू हैव टू वेट टिल 10th, बिकॉज थोड़ा सा मुझे काम में और बिजी हूं, बाकी काम मैं कर रहा हूं थोड़ा सा, ये काम मैं आपको करके दूंगा, राइट। सो यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट। आई थिंक ये चलेगा, दौड़ेगा। नहीं चाहिए तो कोई कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए तो बता देना मुझे, कंपल्शन नहीं है कि हाँ सर चाहिए चाहिए। नहीं, सब लोग लिख रहे हैं सर मत करो, सर मत करो, डोंट डू इट। मैं यहां पे देख पा रहा हूं, चैट में आ रहा है, सर प्लीज डोंट डू इट, सर सर प्लीज डोंट डू इट, ऐसा लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं चैट में लिखा आया है। नहीं नहीं, चैट में लिखा आ रहा है कि सर नहीं चाहिए, ये देखो ये लिखा हुआ है, सर नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। थैंक यू थैंक यू, फाइन, ओके, डू इट, करेंगे करेंगे, जस्ट जोकिंग। चलो, इसका आंसर तो डी आ रहा है यहां पे। एक्सप्लेनेशन, अब ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किस वजह से होता है, किसने कहा, राइट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेविंग की वजह से होता है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, फिर इंटरेस्ट की वजह से होगा, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के साथ जुड़ता है। फिर केन्स ने बोला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की वजह से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर लास्ट में बोला गया प्रॉफिट के साथ। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। अगर आप एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ देखो कि पहले एक एक करके कैसे कैसे कॉज आए, राइट, तो वो आपको यहां पे पूरा बता देगा। मेरा आज ये पीपीटी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत हैवी हो गया ये। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले इट इज 4, राइट, जैसे मैंने बताया, इट इज 4, देन इट इज 1, देन इट इज 3, देन इट इज 2। तो ये है बेसिक क्लासिकल का, ये है नियो क्लासिकल का, ये है केन्स का, और ये है मिल्टन फ्रीडमैन का, राइट। तो आपके पास ब्यूटी आ गया यहाँ पे। तो धीरे धीरे करते करते इन्वेस्टमेंट इतना काम हुआ इसमें। फ्रीडमैन का अप्रोच फॉर मनी डिमांड 1956, राइट।
फिशर का सबसे पहले आया था 1911। स्टॉक बैलेंस दिस वाज अराउंड ये टॉबिन, राइट, टॉबिन का था और बॉमोल का था। तो बॉमोल का काम आया था 1952 में, टॉबिन का आया था 1956 में, केन्स का अप्रोच 1936 में आया। तो इसको सजा लेंगे ऐसा करके। सबसे पहले आएगा फिशर, सेकंड देख लेते हैं, तो यही वाला होगा ए, सबसे पहले सेकंड, फिर फोर्थ। अगेन गड़बड़ है यहाँ पे, देखो फिशर अप्रोच सबसे पहले आया, फिर केन्स आना चाहिए, बट यहाँ पे स्टॉक का आ रहा है, तो सेकंड के पास मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, राइट, एंड द आंसर इज ए। तो यू कैन सी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसकी क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, लेकिन फायदा नहीं है, बिकॉज गलत आंसर है। कैसे हो सकता है फिशर के बाद स्टॉक बैलेंस, कैसे हो सकता है? केन्स का अप्रोच आएगा ना पहले, उसी को तो क्रिटिसाइज किया था टॉबिन और बॉमल ने। परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम कॉर्नवालिस ने पहली बार लगाया था बंगाल में, कॉर्नवालिस 1773, राइट, 93, 1793। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें कुछ प्रॉब्लम था, एक सेकंड रुको। 1978, 1978 में अनाउंस किया गया, लॉन्च किया गया, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ, जनता जनता दल आई थी इस टाइम पे 1978 से लेके 80 के बीच में, 6 5 ईयर प्लान चल रहा था यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, जनता पार्टी 1978, फिर 2 साल के बाद कांग्रेस दोबारा आई, इंदिरा गांधी जी की सरकार वापस आई, उस टाइम पे लगा था, तो इंप्लीमेंट हुआ था 1980 में, 2 अक्टूबर, 9, हाँ, 2 अक्टूबर 1980 में ये लगा था। गांव की जितनी भी चीजें हैं, राइट, वो सब 2 अक्टूबर को होती हैं, ये याद रखना। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो था वो 1980 में आया। ग्रो मोर फूड कैंपेन ये चला 1948 में, 1948 में, राइट, और ये वो था जो फूड ग्रेन के साथ था, राइट, आपको जैसे बताया ना वो 1943 से लेके 51 तक, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ईस्ट, सॉरी, ब्रिटिश सरकार के अंडर में ग्रो मोर फूड कैंपेन ये चल रहा था 43 से लेके 51 के बाद। उसके बाद आया था फूड प्रॉपर्टी, फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन सभी जानते हैं 1966 में था। अब मैच कर लेते हैं, सबसे पहला वन ही होगा। अब देखो इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी मुझे, मैं सिंपल, अगर मुझे आंसर बताना होता तो मैं आपको बोलता सबसे पहले ए आएगा, तो यही आंसर है सी। लेकिन आई डिड माई बेस्ट, आपको सारा को सारा बताना था मुझे। हर जगह पे ये याद रखना, ये लॉन्च था लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था, बिकॉज 2 साल के लिए सरकार गिर गई थी यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया पहला, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा सेकंड, राइट। सो दिस शुड बी द पार्ट। अब देखते हैं आंसर, अगेन दिस नॉकिंग। हाँ, ओके। लर्निंग बाय डूइंग इज एरो, division of labor Adam Smith, stationary state as Bliss Mill, and low level of Nelson, right। तो आप इसको मैच कर लेंगे, आई थिंक यू कैन मैच इट। ओके, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी टाइम। बिग पुश, बिग पुश किसने बताया? रोजेंटन रोडैन, नाइफ एज बेसिकली हैरड, गोल्डन एज ये चला गया रॉबिन्सन, और गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन एडमंड फेल्प्स, कंजम्पशन के साथ है मैक्सिमम कंजम्पशन, राइट। तो मैच कर लीजिएगा। रिजेक्शन ऑफ एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, टाइप 1 एरर। मीन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, दिस इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जहां पे हम स्ट्राटा में तोड़ सकते हैं इसको। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड मीन, राइट। ओके, नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ द नेशन एडम स्मिथ, ट्रीटीज ऑन मनी, ये ट्रीटीज ऑन मनी मेरे ख्याल से एक सेकेंड गड़बड़ ना हो जाए, ये है रिकार्डो, डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ट्रीटीज ऑफ मनी, सही से याद है ये। ओके, एक सेकेंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन तो जगदीश भगवती जी, हम्म, यस, राइट, इट शुड बी ए,
इसका वो आंसर देखता हूं मैं एक बार। इट इज ए का ABCD, तो ये है 3। फिर मैंने क्या बोला, ट्रिटीज ऑन दिस, तो दिस शुड बी 4। फिर आता है डिफेंस ऑफ दिस, तो इट इज 2। फिर इट इज प्रिंसिपल डेविड रिकार्डो, राइट, तो ये आ जाएगा 1। सो इट इज 3 4 2 1, 3 4 2 1, इट शुड बी A। लेट्स सी द आंसर, इट इज A, राइट। एक बार याद रखना, ट्रिटीज ऑफ मनी, मैं थोड़ा सा भूल गया था इसको, ट्रिटीज ऑफ मनी, केन्स, राइट। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग फॉर एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ड्रेन थ्योरी, ओके, इंडियाज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम चला गया वीके आरवी राव, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ड्रेन थ्योरी दादा भाई नरोजी, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, this is Gadgil formula, and planning for expanding Vakil and Brahmananda wage good. So एक बार मैच कर लेना इसको, that is 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, C should be the answer. Yes, it is C. Next, general theory of money interest, ये है Keynes, economics of imperfect competition, economics of imperfect, ये है Robinson, stage of economic growth Rostow, specific flow mechanism डेविड ह्यूम, राइट। एक बार मैच करना इसको, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, 3 वॉल्यूम, ग्लोबलाइजेशन इज डिसकॉन्टेंट, essays on positive economics and optimum currency area, इसके साथ जाएगा जोसेफ स्टिग्लिट्स, बेसिकली ग्लोबलाइज नहीं, इट वाज ग्लोबलाइज के साथ, तो थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा इसको। essays on, ये तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेसिकली मिल्टन फ्रीडमैन, एक ही बसता है फिर यहाँ पे, इट इज ग्लोबलाइजेशन एंड जोसेफ स्टिग्लिट्स। एक बार आंसर मैच करते हैं एक बार, दिस इज 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, इट इज C, 3 2 1 4, हाँ, यस इट इज C। नेक्स्ट, ट्रेंड टाइम सीरीज में जाता है, लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज दिस, मीन इज इक्वल टू NP, दिस इज binomial distribution, symmetric distribution is basically this where beta 1 is equal to 0, तो ये हो गया नॉर्मल का, so this should be 3 1 4 and 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, it should be D, right? Okay, fine. So we have another case, please take the screenshot. Take the screenshot. Okay, हिंदी वाला स्क्रीनशॉट, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस अनसीन पैसेज में से पढ़िए। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, विश्वास कीजिए आप इसको बिना पढ़े भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। And according to Keynes, the cause of unprecedented growth depression of 1930 was, again homework, ये सारा अनसीन पैसेज में से क्वेश्चंस हैं। The last question for this is this, Keynes prescription to fight global business, ये पढ़ लीजिएगा। ये एक्चुअली कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप एक पैसेज को पढ़ेंगे, डोंट अंडरमाइन द पावर ऑफ अ पैसेज, ये इकोनॉमिक्स का पैसेज है, अच्छी क्लासिक बुक से निकलती है ये पैसेजेस, पढ़ लेना एक बार, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि केन्स ने कैसे बोला था कि ग्लोबल डिप्रेशन करना है, राइट। बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, राइट, न्यू थिंग्स यू विल गेट। ओके, सो नाउ विल मीट ऑन मंडे, राइट, मंडे को मिलेंगे, एंड एज प्रॉमिस ऑन सैटरडे आई विल बी गिविंग यू 2 गिफ्ट्स अगेन, सो आई हैव 1 + 1 गिफ्ट, आई विल बी ऑफरिंग यू 1 गिफ्ट + 1 गिफ्ट। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर नहीं करो, फिर भी मैं करूंगा, कि आई विल शो यू
कि डिफरेंट टाइमलाइंस क्या थे, टाइमलाइंस क्या थे, गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, राइट। आई विल ट्राई माय बेस्ट। पहला गिफ्ट आपका रेडी है, तो वो आपको नेक्स्ट सैटरडे को ही एक साथ दूंगा, नहीं तो हो सकता है मंडे को दे सकता हूँ ये वाला गिफ्ट मैं आपको, और ये वाला सैटरडे को करते हैं, राइट। जरूर लिखिएगा कमेंट्स में कि क्या क्या लगा, क्या कर सकते हैं। प्लीज हाइड योर वीडियो। विच वन शुड आई हाइड? आई थिंक आई हैव गिवन ऑल वाज नॉट फाइन। नहीं दिखा क्या सारे के सारे? एक बार देख लेता हूं मैं, अगर कहीं लगता है तो आई विल हाइड माई वीडियो। राइट, ओके, आई एम स्टिल वेटिंग कि अगर किसी को स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप एक बार देख सकते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग। 50 क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है फॉर द पैसेज। ओके, आई विल डू इट। नहीं आ रहा क्या यहाँ पे? एक सेकंड रुको। ओके, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ये सारे सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश वाला भी दिखा रहा हूँ, पहले हिंदी वाला दिखा देता हूँ। ओके, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे टाइटल बार में, नीचे बॉटम बार में, यू कैन सी 9th ऑफ सितंबर शाम के 8 बजे तोशिबा मैम का सेशन है, वर्कशॉप है। प्लीज डू एनरोल फॉर दैट, राइट। और गोल्डन रूल्स मैं अटेंड करने वाला हूं, आप लोग भी अटेंड कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपके पास रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, जहां पे आप चैट लिख रहे हैं वहीं पे आप देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे रजिस्टर्ड ऑप्शन है। दिस इज द इंग्लिश वर्जन, प्लीज टेक इट। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्या चीज है, क्या और कर सकते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स को फीडबैक देना है कि सर ये करिए, वैसा कीजिए, ऐसा कीजिए, प्लीज डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, राइट। डेफिनेटली यस, व्हाई नॉट, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, लेकिन मुझे कमेंट में लिखिए, क्लास के दौरान में मत लिखो दोस्तों। अब ज्यादा टाइम नहीं है पेपर के लिए, क्लास के दौरान मत लिखो, जो भी है कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं पॉइंट्स कलेक्ट करता हूं, राइट। और सभी को एक छोटी सी बात दोबारा से बता देता हूं कि अगर इन केस इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस क्लास, एंड ये क्लास फिर खत्म हो जाएगी, इसके बाद बिफोर इट गोज आउट आपके पास फिर मत बोलना कि सर इसको दोबारा से लाइव कर दीजिए। इफ यू वांट प्लीज गो हेड विद दिस इज द लिंक, एंड एटलीस्ट गो थ्रू इट, डाउनलोड द नोट्स, कीप इट विथ योरसेल्फ। रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप चाहे तो आंसर भी दे सकते हैं पोल के साथ, राइट। लास्टली डू लाइक द सेशन, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज मैं तो फिर भी सह लूंगा अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं ही हूं जो सह लेता हूं, राइट। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, एंड सी यू ऑन मंडे। थैंक यू।